जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस के विशेष सेशन में। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम देखेंगे पिछले हफ्ते में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन सी खबरें ऐसी रही हैं जो आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। और पहली न्यूज दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, कर्नाटका में अभी कास्ट सेंसस हुआ है। हालांकि ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई थी, लेकिन अभी इसकी रिपोर्ट पब्लिक की गई है और ये सर्वे दिखाता है कि कर्नाटक में किस प्रकार से किस किस जातियों की जनसंख्या और किस किस रेशियो में वहां पर उपलब्ध है। अब दोस्तों, इस सेंसस से, इस सर्वे से एक और विवाद खड़ा हो गया है, एक और चर्चा, एक और डिस्कशन खड़ा हो गया है कि क्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि तमिलनाडु और झारखंड प्रदेश ने किया। अपने अपने राज्यों में जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया जातियों का। तो उसी प्रकार से अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कर्नाटका के इस कास्ट सेंसस में क्या क्या खास बातें आपको याद रखनी है अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, सबसे पहली अगर बात देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में भी देखने को ये बारीक क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो कास्ट सेंसस है, दरअसल इसका असली नाम जो है वो है ये सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे। इस सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे को ही शॉर्ट में कास्ट सेंसस बोल दिया गया है। इसको किसने कंडक्ट कराया है? तो इसको कर्नाटका का जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इसने कंडक्ट कराया है। और इसके अकॉर्डिंग एक विचित्र सा मामला सामने आया है कि ओबीसी का जो जनसंख्या हम एस्टिमेट करते हैं, जो कि लगभग लगभग कितना है, हमारे पास 38% है। लेकिन इस कास्ट सेंसस में यह बात निकल के आ रही है कि ओबीसी का पॉपुलेशन 38% नहीं बल्कि लगभग लगभग 70% है। और इसी वजह से जो ओबीसी कैटेगरी का कोटा है, जो कि कर्नाटका में इस समय 32% है, उसको बढ़ाकर 51% की मांग यहां पर जोर पकड़ चुकी है। इसमें हवाला दिया गया है तमिलनाडु और झारखंड प्रदेश का, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहां पर ऑलरेडी बढ़ाकर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो उन्हीं प्रदेशों का यहां पर हवाला दिया जा रहा है कि भाई जैसा वहां हुआ है वैसे आप यहां भी कर दीजिए। इसके साथ साथ यहां पर एक और कैटेगरी को जोड़ने की बात की गई है। ओबीसी में ही एक और कैटेगरी को जोड़ने की यहां पर बात की गई है, जिसमें तमाम सारे अन्य जातियों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा और उनका रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जिनको ओबीसी और दलित में यहां पर इंक्लूड करने की बात की गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस सर्वे की खास खास बातें क्या हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम इसको इजीली समझते हैं। देखिए, ये जो चार्ट है ये अभी हमको दिखा रहा है कि भाई इस समय प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका में किस प्रकार से रिजर्वेशन है। आप देखिए, अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें तो कर्नाटका में रिजर्वेशन देने के लिए बैकवर्ड क्लास को लगभग लगभग 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, कैटेगरी 3A एंड कैटेगरी 3B। अब इसमें कौन कौन है? कैटेगरी 1 में देखिए बैकवर्ड क्लास के कुछ कम्युनिटीज को यहां रखा गया है और उनको 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर हम कैटेगरी सेकंड की बात करें तो यहां पर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रखा गया है और इनको 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके बाद कर्नाटका की लोकल जो कुछ जनजातियां हैं, कुछ जातियां हैं, जैसे वोकलिगा और लिंगायत, इनको कैटेगरी 3A और 3B में रखा गया है और रिस्पेक्टिवली 4% और 5% का रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको अलग से कैटेगरी 2B में रखा गया है और 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। ये अभी की बात है। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो टोटल जो बैकवर्ड क्लास का कोटा है वो 32% होता है। इसके साथ साथ जो एससी कम्युनिटीज हैं उनको 15% कोटा अलग से दिया जाता है और जो एसटी हैं, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको 3% का अलग से कोटा दिया जाता है। अब इस प्रकार से 32% ये हुआ, टोटल एससी एसटी का मिलाकर 18% हुआ और कुल मिला के हो गया 50%। इसके बाद अभी जो हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको 10% कोटा अलग से मिलता है, उसको जोड़कर टोटल हो जाता है ये 60%। और एससी की अगर सीलिंग हम कर दें तो वहां पर हो जाता है 50%। ये अभी का काम है। अब जो कास्ट सेंसस हुआ है उस कास्ट सेंसस में देखिए क्या हुआ है और उसके लिए फिर क्या चेंजेस करने की बात की जा रही है।
कास्ट सेंसस में जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो यहां पर थी, ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसकी पॉपुलेशन का एस्टिमेशन निकल के आया है 5.84%। यानी टोटल कर्नाटका की पॉपुलेशन में 5.84% कौन है? मोस्ट बैकवर्ड है। इसीलिए इनके कोटा को बढ़ाकर करने की मांग की गई है 6%, जो कि पहले कितना था? 4%। साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका कोटा था 15%। अब नए कास्ट सेंसस में यहां पर दो बातें निकल के आई। पहली बात क्या है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी 1B और दूसरा कैटेगरी सेकंड ए। कैटेगरी सेकंड ए में अदर बैकवर्ड क्लासेस जो पहले थी, और एक और नई कैटेगरी ये जोड़ी गई है जिसमें बैकवर्ड क्लासेस को यहां पर जोड़ा गया। कास्ट सेंसस में कहा गया कि भाई इस समय कर्नाटका की जो पॉपुलेशन है, उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन जो है वो 13% है। साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लास है वो 12.35% है। टोटल मिला के ये लगभग लगभग हो जाते हैं 26% के आसपास, 13% और 12%। अब इन दोनों 26% की पॉपुलेशन के लिए देखिए कुल मिला के 22% कोटे की मांग की जा रही है। जबकि पहले कितना था कोटा? 15%। अभी कितना मांगा जा रहा है? 22% कोटे की मांग की जा रही है कि भाई इतना रिजर्वेशन इन दोनों कैटेगरीज को होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम कैटेगरी सेकंड बी की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, तो पहले इनके लिए 4% कोटा था, और मुस्लिम्स के लिए अभी कितना है? देखिए 8% कोटे की डिमांड की जा रही है, क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो 12.56% हो गया है कर्नाटका की पॉपुलेशन में, और इसीलिए इनकी जो रिजर्वेशन मांग है वो 8% तक कही जा रही है कि भाई इनका रिजर्वेशन 8% तक बढ़ा दीजिए। इसके बाद देखिए कैटेगरी सेकंड है वोकालिंगा की। वोकालिंगा का पहले कितना था? 4% का रिजर्वेशन था। अब कहा जा रहा है कि भाई इनकी पॉपुलेशन जो है वो जनसंख्या में 12.2% है, इसलिए कोटा भी बढ़ाकर 7% किया जाए। इसी प्रकार लिंगायत जो है, इनकी पॉपुलेशन निकल के आई है 13.6%, और इसीलिए कोटा बढ़ाकर करने की मांग की जा रही है 8% की। यानी अगर हम देखें तो सारे बैकवर्ड क्लासेस का जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग 69.6% माना जा रहा है अभी के कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, और इसके अगेंस्ट में रिजर्वेशन की मांग की जा रही है 51% की। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? देखिए 51% तो ये कोटा हो गया, प्लस एससी के लिए 15% कोटा था, अभी पॉपुलेशन उनकी हो गई है 18.27% के अकॉर्डिंग, तो इतना कोटा बढ़ गया। एसटी के लिए 3% था, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 7.15 हो गया। अब टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो एससी एसटी कोटा 18% है, और नया जो रिजर्वेशन हो जाता है वो 51% प्लस 18% मिलके हो जाता है 69%। इसमें अगर हम 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन और जोड़ देते हैं तो टोटल मिलके हो जाएगा 79%। जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग कितनी कहती है कि भाई 15%, 50% कोटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टोटल 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, बट इस वाले मेथड से अगर देखें तो 79% का रिजर्वेशन यहां पर हो रहा है। यही दोस्तों विवाद की स्थिति है, और यही डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है कि इसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये था पूरा कास्ट सेंसस का इशू जो मैंने आपको समझाया है। इसके बाद देखिए कुछ बातें यहां पर मैंने टेक्स्ट में लिख भी दी हैं, आप देखेंगे तो ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। यहां पर समझाया गया है कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन यहां पर मिलना है, तो वही बातें मैंने आपको लिख के समझा भी दी हैं। अब आप लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को एनालिसिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग क्या रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहिए। क्या इंडिया की डेमोक्रेसी में ये चीज करके हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे? क्या जो हमारे जो पिछड़े समाज हैं, जो हमारे दलित समाज हैं, क्या वो इस तरीके से आगे आ पाएंगे? क्या इस पे आपके कमेंट हैं, मुझे आप बताइए। कॉम्प्लीमेंट या कमेंट जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। तो ये पूरी न्यूज है, देखिए यहाँ पर पूरा मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बात बोली है वही यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इस वीक की है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी न्यूज है डॉक्टर शंकरन नैयर के लिए, ज्यूरिस्ट रहे हैं ये, एक विधिवेत्ता रहे हैं, ठीक है। और इन पर अभी न्यूज ये आई है, एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पर, जिसकी हम बात करेंगे। इनकी बात करने से पहले एक मूवी की बात कर लेते हैं जो भी चर्चा में है और अभी रिलीज होने वाली है। मूवी है द केसरी चैप्टर 2। अक्षय कुमार यहाँ पर एक वकील की भूमिका में है, और भी तमाम सारे एक्टर्स यहाँ पर हैं, और इसकी चर्चा बहुत हो रही है। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं जयंती थी,
उस 106वीं जयंती पर दो बातें हुई। पहला, इस मूवी का प्रीमियर हुआ जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी रहे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद किया, श्रद्धांजलि दी और भी तमाम सारी बातें कही। उन्होंने अपने उस वक्तव्य में भी इस मूवी की चर्चा की और शंकरन नैयर की चर्चा की, और तभी से ये जो है वो न्यूज में आए। अब मित्रों, कहानी शुरू होती है एक किताब से। एक किताब है जिसका नाम है द केस दैट शुक द एम्पायर, वन मैन्स फाइट फॉर द ट्रुथ अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। यह पूरी किताब का नाम है जो यहां लिखा हुआ है। इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को ये जो शंकरन नायर हैं, इनके परपोते और उनकी वाइफ ने लिखा है। उनका नाम भी है रघु पलट एंड हिज वाइफ पुष्पा पलट। यह किताब एक इंसिडेंट के बारे में है, एक जर्नी के बारे में है, एक संघर्ष के बारे में। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। जो शंकरन नायर हैं, इन्होंने 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर को दोषी पाया जाना था, पाया भी गया, और उसको अकॉर्डिंगली जो है सजा जो ब्रिटिश राज में मिली थी वो भी दी गई, लेकिन वो नाकाफी थी, हम सभी जानते हैं। वो केवल एक फॉर्मेलिटी थी, वो केवल एक खानापुरी थी। तो शंकरन नैयर ने एक केस फाइल किया, उसमें यह कहा कि जो माइकल ओ डायर था, उसी की पॉलिसीज की वजह से जलियांवाला में बहुत सारी मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग हताहत हुए। इस बात को माइकल ओ डायर ने इंग्लैंड के कोर्ट में चुनौती दिया और इनके ऊपर डिफेमेशन का केस लाया कि भाई इन्होंने मेरी मानहानि की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मानहानि का केस इन पर किया। उम्मीद थी न्याय की, लेकिन वहां पर थे ब्रिटिशर्स, जो कि न्याय से उनका कोई दूर दूर ताल्लुक नहीं था। तो वहां की कोर्ट ने भी माइकल ओ डायर का ही साथ दिया, इनके विरोध में फैसला दिया, 500 पाउंड का जुर्माना इन पर लगाया और साथ ही साथ माफी मांगने को भी कहा। हालांकि शंकरन नायर ने माफी नहीं मांगी और जो भी फैसला आया था उसको निभाया, और बाद में फिर 77 की एज में शंकरन नायर की मृत्यु हो गई। इसी स्टोरी पर अक्षय कुमार अभी मूवी लेकर आए हैं, केसरी चैप्टर 2। पॉलिटिकली इस मूवी पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि मूवी में यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कुछ एजेंडा भी इसमें छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज की बात भी की गई है। हालांकि वो अपने मुद्दे की बात नहीं है। हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है? ये बुक का नाम। मित्रों, यूपीएससी एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी अवार्ड या किसी के बारे में, लेकिन हाँ पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी कुछ बुक्स के नाम पूछे गए थे, तो ये बुक देखिए इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम और राइटर के नाम आप लोग ध्यान कर लीजिए, क्योंकि बात हो रही है शंकरन नायर की। आइए बात कर लेते हैं कुछ इनकी कि क्यों ये फेमस थे और क्यों इन पर मूवी बनाई गई है। तो 1857 में इनका जन्म हुआ था। केरल के जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किया, अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी, और उसके बाद फिर जो सर हॉरियो शेफर्ड थे, इन्होंने इनको हायर किया। मेहनती थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे, यानी एक ऐसे इंसान जो अपनी बातों के लिए अडिक्ट थे, जो खुद में विश्वास रखते थे, उसी बात को मानते थे, अन्य किसी बात को नहीं मानते थे। ऐसे थे शंकरन नायर। और क्योंकि वो अपनी ही सुनते थे, अपनी ही बात मानते थे, इसी वजह से किसी भी समूह में उनकी लोकप्रियता नहीं थी। यहां तक कि उनकी खुद की ब्राह्मण कम्युनिटी भी उनका विरोध कई स्तरों पर कर चुकी थी। जाहिर तौर पर उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो भी पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि ये मुखर थे। इसी वजह से इनकी किसी से बनती नहीं थी। हालांकि करियर में आगे बढ़े और 1897 में कांग्रेस के सबसे यंग, सबसे युवा अध्यक्ष भी बने। उसके बाद फिर ये यहां पर देखिए आगे ही बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर जो मद्रास हाई कोर्ट था, वहां पर ये परमानेंट जज के रूप में भी काम किया इन्होंने, और तमाम सारे ऐसी बातें करी, तमाम सारे ऐसे फैसले लिए जिससे ये मीडिया में भी आए और पॉपुलर भी हुए। इन्होंने ही अपने एक निर्णय में, अपने एक डिसीजन में यह कहा कि जो भी लोग हिंदुत्व में आएंगे, जो भी अन्य धर्मों से, अन्य संप्रदायों से हिंदू धर्म में आएंगे कन्वर्ट होकर, उनको बहिष्कृत नहीं समझा जाएगा। पहले के जमाने में हुआ करता था कि जो भी अन्य लोग हिंदू धर्म में आते थे धर्म परिवर्तन करके, उनको हिंदू धर्म में किसी भी जाति में इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो इन्होंने ही कहा कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी और धर्म से हिंदू धर्म में आता है, तो उसको बहिष्कृत नहीं माना जाएगा।
इंटरकास्ट मैरिज का भी इन्होंने सपोर्ट किया। सबसे पहले जो है इन्होंने कहा भारत में कि भाई जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको करना चाहिए, वो ठीक है, वो उसको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे फैसले इन्होंने अपने काल में लिए और इसी वजह से ये फेमस भी हुए। ऐसा कहा जाता है कि जबरदस्त एक राष्ट्रभक्त थे ये, राष्ट्रवादिता इनके जहन में बसी हुई थी, ऐसा उस पुस्तक से हमको मालूम चलता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम आपने सुना होगा और एडविन मॉन्टेग्यू का नाम सुना होगा। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में आए थे, हम सभी को मालूम है कि वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी थे। तो शंकरन नायर के प्रयासों से ही जो मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स थे उनमें एक्सपेंशन किया गया और इंडियंस को जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जबरदस्त प्लेस दिया गया, उनका जो स्थान था वो बढ़ा गया। ये भी शंकरन नायर की वजह से ही हुआ। इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए और भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जो माइकल ओ डायर था उसके खिलाफ इन्होंने ही एक मामला लिया था जिसकी मैंने बात की अभी। इन्होंने कहा था कि भाई इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से, इन्हीं के डिसीजन की वजह से जलियांवाला बाग में इतनी सारी हत्याएं हुई। अगर माइकल ओ डायर चाहता तो ऐसा नहीं होता। इसको डिफेमेशन समझकर माइकल ओ डायर ने इनके खिलाफ ही इंग्लैंड की कोर्ट में केस कर दिया। और जैसा कि सबको पता है, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, भारतीयों से नफरत करते थे, तो फैसला भी माइकल ओ डायर के पक्ष में आया। 12 जज बैठे थे, 12 में से 11 लोगों ने माइकल ओ डायर का समर्थन किया और एक व्यक्ति ने शंकरन नायर का समर्थन किया। हालांकि फैसला इनके विरुद्ध आया और इनको जो भी आगे कार्यवाही होनी थी वो हुई। तो इस प्रकार की ये कहानी पूरी है यहाँ पर शंकरन नायर की। आपसे 2-3 बातें जो मैंने बोली हैं वो याद रखिएगा, वहां पे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं और स्टेट पीसीएस में खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया में कुछ समय पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट यानी जीआईपी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है और बहुत जरूरी भी है भारत के लिए, भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए। तो अभी उसी के ऊपर एक आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस में, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट व्हाई मैपिंग जीनेटिक डाइवर्सिटी मैटर्स। क्यों भारत सरकार चाहती है कि जीनोम की मैपिंग हो। तो आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि जीनोम क्या होता है, जीनोम मैपिंग क्यों होती है, जीनोम मैपिंग की क्या जरूरत है और जो हमारा ये जीआईपी प्रोग्राम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मैपिंग कर रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली अगर बात की जाए दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट है वो है हमारी सेल, हमारी कोशिका। हमारी सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, ये प्रेजेंट रहता है। हम सभी को मालूम है कि हमारी जो जेनेटिक यूनिट है वो है जीन, और जो जीन है वो ही दोस्तों डीएनए के अंदर हमारी सेव रहती है। एक बात और बता दें आपको, हमारी बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमारी हाइट, हमारी आवाज, हमारा वजन, हमारा हमारा जो भी फिजिकल टायर है, वो सब कुछ डीएनए पर ही डिपेंड करता है। यानी डीएनए में बदलाव होने से ही हमारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियरल टेंडेंसी है, वो भी सब डीएनए पर ही डिपेंड रहती है। एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बता दें फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर ह्यूमंस की बात करें, अगर इंसानों की बात करें, तो सभी इंसानों का लगभग 99.5% डीएनए सेम होता है। लगभग 99.5% डीएनए हम सबका सेम है, बस 0.5% डीएनए हमारा चेंज होता है और उसी 0.5 की वजह से हम सब में डिफरेंसेस हैं, हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर उस 0.5% डीएनए को मैप कर लिया जाए, अगर उसको भी देख लिया जाए, तो काफी सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसी के लिए ये जीनोम मैपिंग की जा रही है। आइए समझते हैं कुछ विशेष बातें, कुछ मोटी मोटी बातें। तो दोस्तों सबसे पहली बात समझिए कि जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसमें भी क्या किया गया है, लगभग 10,000 इंडिविजुअल्स हैं, उनके जीनोम को इकट्ठा किया गया है और लगभग वो 10,000 लोग 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स में आते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 4600 जनसंख्या समूह हैं। 4600 मतलब 4600 पॉपुलेशन ग्रुप इंडिया में हैं। उनमें से 83 पॉपुलेशन ग्रुप्स में से 10,000 पीपल्स का सीक्वेंस हमने लिया है, उनका जो हमने एंटायर जीनोम सीक्वेंस है उसको हमने कैटलॉग किया है, यानी उसको हमने मैप कर दिया।
इसके साथ साथ अगर देखें तो ये जो जीनोम है ये होता क्या है, तो मैंने जैसे कि बताया एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है विद इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन इन द हेल्थ एंड मेडिसिन। जो जीनोम है उससे हमें किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, उसकी हेल्थ को लेकर, उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर बहुत सारी जानकारी मिलती है। कैसे उसकी बॉडी परफॉर्म करती है, कैसे उसकी बॉडी फंक्शन करती है, कैसे उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होता है, किस तरह से उसकी सेल्स परफॉर्म करती हैं, किस तरीके से इंक्रीज हो रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जीनोम से मिलती है। और अगर हमने 10,000 इंडिविजुअल का जीनोम सीक्वेंस कर लिया है, कैटलॉग कर लिया है, तो हम उन 10,000 लोगों की बॉडी के व्यवहार को समझ सकते हैं, उनकी बॉडी में किस प्रकार से बीमारियां लग सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको कौन कौन सी दवाइयां सूट कर सकती हैं, कौन कौन सी दवाइयां सूट नहीं कर सकती हैं, सूट क्यों नहीं कर रही हैं, ये सारी जानकारियां अब हम ले सकते हैं इन 10,000 लोगों के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो इस पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग में अभी 20 से भी ज्यादा एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इस कार्य में जुटे हुए हैं, और उन सब ने मिलकर अभी ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका आर्टिकल नेचर जेनेटिक्स नाम के जर्नल में प्रकाशित हुआ था। अगर आगे बात करें तो यहां पर देखिए जीनोम डेटाबेस क्या करता है। जीनोम डेटाबेस क्या करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड फास्टर एंड एफिशिएंट डायग्नोस्टिक। जब हमें जीनोम के बारे में पता होगा, यानी किसी की बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस चीज के प्रति कैसा व्यवहार है उसका, यह हमें पता होगा, तो हम उसको होने वाली बीमारियां या जो बीमारियां पहले से हैं उसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं और उनको फास्टर मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड माइग्रेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताता हूं आपको। देखिए आप, मैं या कोई भी, हम सभी को हमारा डीएनए, हमारा जीन किससे मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है। उनको किससे मिला है, उनके पेरेंट्स से मिला है। उनको किससे मिला है, उनके पेरेंट्स से मिला है ना। इसका मतलब ये है कि मेरे डीएनए में जो मेरे पहले की जनरेशंस रही होंगी, जो मेरे पहले के लोग रहे होंगे, उनसे काफी हद तक मैच करता होगा। यानी अगर मेरे डीएनए को समझ लिया जाएगा तो उससे काफी हद तक मेरी पूर्वज जो हैं उनके भी डीएनए को समझ लिया जाएगा, उनके बॉडी फंक्शंस को भी समझ लिया जाएगा। यानी अगर मेरे डीएनए की मैपिंग कर ली जाती है, अगर मेरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली जाती है, तो साइंटिस्ट मेरी प्रजाति के लोगों के बारे में अच्छे से और काफी तरीके से समझ सकते हैं। हम लोग कहां से बिलोंग करते हैं, हमारा डीएनए कहां का है, हमारे डीएनए में क्या खास बातें हैं, ये सभी चीजें वो पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस समय जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जो जीनोम हमने लिया है, वो किस तरीके से लिया है वो भी आप देखिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हमारा जो डीएनए है वो सबसे ज्यादा जो स्पष्ट कंडीशन में होता है, सबसे ज्यादा क्लियर जो होता है, वो हमारी ब्लड सेल्स में होता है। और ब्लड में भी हमारा जो ये ब्लड सैंपल्स हैं, इनमें व्हाइट ब्लड सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में ये हमारा सबसे ज्यादा रहता है। तो साइंटिस्ट ने यही किया, सबसे पहले ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। उन ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उनका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है, जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनको देखा गया। देखिए अगर हम डीएनए की बात करें तो कुछ ऐसा डीएनए हमारा रहता है, डबल हेलिक्स फॉर्म में ये होता है। आपने अपने स्कूली लेवल पर ये कहानी पढ़ी होगी। डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, जहां पर मेनली 4 बेस प्रोटीन होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसके साथ साथ कुछ शुगर फॉस्फेट भी होते हैं और जो बेस पेयर में लगे रहते हैं। अब कहानी यही है कि इस डीएनए में जो ये 4 प्रोटीन हैं, इनके अनुक्रम में बदलाव के कारण ही हमारा डीएनए चेंज होता है। यानी मेरे आपके सबके डीएनए में ये 4 प्रोटीन ही हैं, लेकिन इन 4 प्रोटीन के जुड़ने का क्रम क्या है, ये किस क्रम में अरेंज हैं, वही चीज डिफरेंस क्रिएट करता है और वही चीज मुझ में, आप में और हम सब में परिवर्तन लाता है। तो अगर हमने इस सीक्वेंसिंग को जान लिया, इस क्रम को जान लिया, तो हम डीएनए को पूरा समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ पेयर्स इन प्रोटीन्स के हो सकते हैं, यानी बहुत सारे अरबों खरबों इसके पेयर्स बन सकते हैं। और उन अरबों खरबों पेयर्स का मतलब है कि अरबों खरबों क्वालिटीज वाले लोग यहां पर हो सकते हैं। तो वही यहां पर है। सबसे पहले क्या किया गया, ब्लड सैंपल्स को लिया गया। ब्लड सैंपल्स के बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको जो ह्यूमन डीएनए में अरेंज हैं, उनको सबसे पहले एग्जैक्ट ऑर्डर में रखा गया, जो कि ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। इनको सिंपली एटीसीजी बोलते हैं। साथ में फॉस्फेट हमारा मॉलिक्यूल भी होता है, इसको सही क्रम में रखा गया।
और उस सही क्रम में रखने के बाद जो सीक्वेंसिंग है उसको हमने यहाँ पर मैच किया। तो जैसा कि मैंने बताया 99.9% जो हमारा सीक्वेंसिंग है वो लगभग लगभग सेम होती सभी हमारे ह्यूमंस में, बस 0.51% का डिफरेंस होता है जो हमारे बॉडी में डिफरेंसेस लेके आता है दूसरों के साथ। अब मेन बात दोस्तों ये है कि इस जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या फायदा होने वाला है, डेटाबेस में क्या चीज है। तो एक वर्ड याद कर लीजिए, वो है गर्मलिन सीक्वेंस। ये जर्मलाइन सीक्वेंस जो है ना, ये वही सीक्वेंस है जो बाय बर्थ हमको मिलता है। यानी जब मेरा जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था, जब किसी का भी जन्म हुआ था, उस जन्म के समय मेरी बॉडी में डीएनए जो था, उस डीएनए में जिस सीक्वेंस में वो प्रोटीन अरेंज थे, उस सीक्वेंस को हमने कहा जर्मलाइन सीक्वेंस। और यही वो सीक्वेंस है जो मुझे जन्म से मिला है। तो यहां पर इस डेटाबेस में साइंटिस्ट ने उसी सीक्वेंस को कलेक्ट किया है। इसी जर्मलाइन सीक्वेंस को हमने व्हाइट ब्लड सेल से लिया है, यानी जो सैंपल्स लिए थे उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल थी उनको हमने लिया, और उस व्हाइट ब्लड सेल्स में से जो डीएनए है उसी डीएनए को पढ़कर हमने ये जर्मलाइन सीक्वेंस जो है वो क्लियर किया है, कलेक्ट किया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर ओवर टाइम अगर देखें, जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, छोटा बच्चा पैदा होता है, हालांकि बच्चे छोटे ही होते हैं, तो छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका चेहरा अलग होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो चेहरा उसका बदलता रहता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, चेहरा बदलता रहता है। मतलब ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ साथ क्या होता है, हमारे इस जीनोम में, हमारे इस जर्मलाइन सीक्वेंस में चेंज होता है, और उसी वजह से क्या होते हैं, म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। अब इसी में यहां पर साइंटिस्ट ने किया है, यही जो म्यूटेशंस हैं, यही जो यूनिक पार्ट्स हैं जर्मलाइन सीक्वेंस के, यही जर्मलाइन सीक्वेंस हमें क्लू देता है इंडिविजुअल्स की बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके टेंडेंसीज के बारे में, उसके फिजिकल के बारे में, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, कौन कौन से चीज़ों के लिए हमारी बॉडी कैसा बिहेव करता है, कैसा फंक्शन करता है, ये सब कुछ हमारा वही जो प्रोटीन है वो हमें बताता है, वो सीक्वेंस हमें बताता है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को इसके बारे में पता है, तो अभी हमारे लिए चीज़ें आसान दोस्तों होने वाली हैं। तो ये एक न्यूज़ थी जो आपको पढ़ लेनी है अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे के सेशंस में कुछ मेंस के आंसर्स की भी, जो हमारी न्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, दो इस तरह के जो वुल्फ के ये बच्चे हैं, ये कब से ये आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारी न्यूज़ में इनको दिखाया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकन एक बायोसाइंस कंपनी है कोसल, उसने 10-12 हजार साल पहले विलुप्त हो चुकी, एक्सटिंक्ट हो चुकी एक वुल्फ की प्रजाति है, जिसे कहते हैं डायर वुल्फ, उस प्रजाति के दो बच्चों को दोबारा से बना लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। सीधे शब्दों में 12,000 साल पहले जो चीज खत्म हो चुकी है उसको वापस से जिंदा कर लिया गया है, ऐसा अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है। तो आज के इस पूरे उसमें देखेंगे कि डी एक्सटेंशन क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है, क्या ये बात सच है भी कि ऐसा कुछ किया गया है या नहीं है, इस पूरी बात को देखेंगे। मित्रों, अगर हम लोग बात करें तो जो कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा है वो ये है, कोलोसल बायोसाइंसेस। इन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 साल पहले एक प्रजाति, एक भेड़िए की प्रजाति थी पृथ्वी पर, जिसको डायर वुल्फ कहा जाता है। ये बहुत बड़े होते थे, लगभग लगभग 3.5 फीट इनकी जो है ऊंचाई होती थी और काफी लंबाई होती थी, बहुत बड़े विशालकाय ये भेड़िए हुआ करते थे, और ये आज से 10-12 हजार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। हमने इनको बना लिया है, ऐसा इस कंपनी ने पहली बार नहीं कहा। ये कंपनी पहले जनवरी में भी एक बात कह चुकी है, इन्होंने कहा था कि हम कोई वुली मैमथ दोबारा बना रहे हैं, वुली मैमथ है ना, यानी बालों वाले हाथी। उनको बनाने के लिए जो प्रोसेस था, यानी जो स्टेप थे, उसी में इन्होंने कहा था कि हम वुली माउस बना चुके हैं। ये माइस देखिए, बालों वाला चूहा, ये इन्होंने अभी जनवरी में बोला कि हमने ऐसा चूहा भी बना लिया है। ये भी बहुत साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, हमने इसको भी जिंदा कर लिया है, और जब इसको कर लिया है तो हम बालों वाला हाथी भी बना लेंगे। मैमथ आपने देखा होगा, जो फोटोज में आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम बनाने की प्रोसेस में है, उसके लिए भी कहानी कही गई है। यही कंपनी बोल रही है ऐसी कहानी। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम आ रहा है डायर वुल्व्स का। अब इनका साइंटिफिक नेम देखिए, याद कर लीजिए, ऐसा मैच द फॉलोइंग में कई बार आपने देखा होगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। तो डायर वुल्व्स यानी एनेसुएन डायरस, ये इनका साइंटिफिक नाम है। इनको बनाया गया है, ये अपने जमाने में बहुत बड़े बड़े कैनन्स होते थे, यानी छेदक दांत वाले प्राणी होते थे। अगर हम देखें तो ये ग्रे वुल्फ, जो आज के जमाने में जो भेड़िए पाए जाते हैं, जो भूरे भेड़िए पाए जाते हैं, लगभग लगभग उन्हीं की तरह होते थे, लेकिन साइज में बहुत बड़े होते थे। देखिए साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, 3.5 फीट टॉल,
3.5 फीट ऊंचे, और लंबाई देखिए 6 फीट लेंथ, यानी 6 फीट के, एक इंसान जितनी लंबाई। इंसान तो फिर भी 5-5.5 फुट का है, 6 फुट का इंसान तो बहुत लंबा हो जाता है, तो 6 फुट तक लंबे होते थे। और वजन देखिए लगभग 70 किलो के ये होते थे अपने वजन में, इतने बड़े शरीर वाले ये भेड़िए हुआ करते थे। अगर हम देखें तो डायर वुल्व्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए, इसके पीछे कहानी है कि जो ये डायर वुल्व्स थे, ये शिकार करने में घोड़ों का शिकार करते थे। बाइसन नाम का एक बहुत विशालकाय प्राणी होता है, जो लगभग बैल की तरह दिखाई देता है ना, सांड की तरह दिखाई देता है, उसका शिकार करते थे। इसके साथ साथ और भी कई प्रकार के मैमथ थे, मैमथ को मारकर ये खाते थे। अब क्योंकि मैमथ भी विलुप्त हो गए और जिन जिन प्राणियों को ये खाते थे वो विलुप्त हो गए, तो इनके लिए भोजन की दिक्कत हो गई, इसीलिए फिर ये भी विलुप्त हो गए, ऐसा कहा जाता है। अब कहानी दोस्तों ये है कि भाई इनको हमने बना तो लिया है, लेकिन इसके पीछे अब और सच्चाई क्या है, कैसे इनको बनाया गया है। तो देखिए जो कंपनी है उसने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि हमने अभी 3 बनाए हैं। 2 मेल भेड़िए हैं जिनका नाम है रोमुलस और रीनस, और एक फीमेल भेड़िया बनाया है हमने, उसके नाम रखा है हमने खलेसी, ऐसा नाम रखा है। अब ये कैसे किया गया समझिए। जो बायोसाइंस कंपनी के साइंटिस्ट थे, वो कई सारी लैब से, कई सारे प्रयोगशालाओं से संपर्क जुटाने में लगे हुए थे, और आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई। और उस जमाने का 12-13 हजार साल पहले जो विलुप्त हो चुके हैं ऐसे डायर वुल्व्स की 2 चीजें उन्हें मिल गई। सबसे पहले एक टूथ मिला, एक दांत मिला, जो लगभग 13,000 साल पुराना था, और एक उन्हें स्कल मिल गया जो लगभग 72,000 साल पुराना था। एक लेबोरेटरी में उनको एक्सेस मिल गया कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है ना, इस खोपड़ी में पीछे हमारे कान की हड्डी होती है, और उस कान की हड्डी में काफी टाइम तक हमारा डीएनए जो है वो सुरक्षित रहता है। तो उस कंपनी के वैज्ञानिकों ने यही किया, जैसे ही वो खोपड़ी मिली, उस खोपड़ी में जो कान था, भेड़िए का कान था, उस कान की हड्डी में से कुछ सेल्स को निकाला, ऑब्जर्व किया, और वहां से उनका डीएनए जो है वो प्राप्त हो गया। जब वो डीएनए प्राप्त हो गया, उस हिस्से को हमने बोला है पेट्रस, जो कान की हड्डी है उसको बोला है हमने पेट्रस। ये ध्यान रखिएगा, वो स्कल में जो है ना, वो पेट्रस पार्ट है जहां से उनको डीएनए मिला है। इस डीएनए को लिया, उनको प्रिजर्व किया, और उसके बाद देखिए उस डीएनए से ही हमने क्या किया है, रिकवर किया है डीएनए टू क्रिएट 2 वुल्व्स एंड जीनोम। उसी डीएनए से हमने उन भेड़ियों का जीनोम प्राप्त करने का प्रयास किया। जब उनका जीनोम प्राप्त हो गया, तो सीधी सी बात है, जो आज के भेड़िए हैं और जो उस समय के भेड़िए थे, इन दोनों का जीनोम जो है वो लगभग 99.56% तक मैच करता है। तो साइंटिस्ट को आसानी हुई, थोड़ा सा जो जीनोम वहां से मिला, बाकी जीनोम यहां से भेड़ियों से मिला, इस प्रकार के जीनोम को मैचअप कराया गया, और कुछ डॉग मदर्स जो थी उनके साथ सरोगेट कराया गया, और इन 2-3 भेड़ियों को यहाँ पर जन्म जो है वो दिया गया। ये पूरी कहानी यहाँ पर दोस्तों मिल रही है। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या वाकई में ये जो भेड़िए हैं, ये वाकई में क्या वही भेड़िए हैं जो 12,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे? तो दोस्तों इसके पीछे कहानी ये हो सकती है कि भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है, बट 100% वो मैच नहीं करता, 99.56% तक ही मैच करता है। और जैसा कि हमने देखा है कि भाई यहाँ पर बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं। हमने अभी बताया कि ह्यूमंस में भी 99.5% डीएनए तो मैच ही कर रहा है, सबका मैच कर रहा है, 0.1% में डिफरेंस है। 0.1% का डिफरेंस ही हर इंसान में अलग अलग डिफरेंसेस को क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर भी वही है, 99.567% तक हमने वो डीएनए प्राप्त कर लिया है। तो भेड़ियों जैसा तो हमने कुछ बना लिया है, यानी डायर वुल्व्स का मॉडिफाई वर्जन हमने एक बना लिया है, ऐसा हम लोग यहां पर कह सकते हैं। तो मित्रों ये पूरी कहानी थी आज के इस लेक्चर की। हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यूपीएससी एग्जाम में डेफिनेटली आपको ये फायदा करेगा। जुड़े रहिए देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। हम फिर से एक बार आएंगे और इस डेली न्यूज़ एनालिसिस के सेशन में और भी तमाम खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, और कमेंट करके बताइए कि आपको और किन सब्जेक्ट्स पर, किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए जरूर सरल शब्दों में, सरल भाषा में लेके आएंगे, जिससे आपकी तैयारी में और भी ज्यादा इजाफा हो जाए। मुझे दीजिए आ गया, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।